जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं इन लेटरों के आधार पे, इन डॉक्यूमेंट के बेस पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी है स्पर्श का ये मैसेज। स्पर्श ने ये बताया कि जो आपकी फोन की एप्लीकेशन है स्पर्श की, उसमें अभी टाइम लगेगा ठीक होने में। इन्होंने दोस्तों एक मैसेज दिया है जिसमें लिखा है स्पर्श एप्लीकेशन विल बी रिज्यूम शॉर्टली, स्पर्श वेबसाइट इज वर्किंग फाइन। यानी जो स्पर्श की वेबसाइट है, जो आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, जो स्पर्श की साइट है वो बिल्कुल ठीक वहां पे खुल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोन पर अगर आप स्पर्श की एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो उसमें लिखा आता है अंडर मेंटेनेंस। तो स्पर्श ने बताया कि अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट करिए और आप स्पर्श की वेबसाइट यूज करें कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वहां पर वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लेकिन जो फोन की एप्लीकेशन है अभी उसमें ठीक होने में टाइम लगेगा। ये स्पर्श ने लेटेस्ट जानकारी बताई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब मैं बात करूंगा एडिशनल पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ने अभी क्या कहा है एडिशनल पेंशन को लेकर। क्या डिपार्टमेंट एडिशनल पेंशन देगा? 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने एडिशनल पेंशन अपने पेंशनर के लिए लागू कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का एक नोटिफिकेशन पंजाब सिविल सर्विस रूल के अंतर्गत। यानी जो पंजाब की सरकार है वो पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को एडिशनल पेंशन दे रही है। जिनकी एज 65 है, 70 है, 75 है, तो उनको 5%, 10%, 15% एडिशनल पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों, ये तो पंजाब सरकार ने कर रखा है, लेकिन हर एक पेंशनर्स को देने के लिए यहाँ पे जो भारत सरकार है या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर है या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो यहाँ पे बता रहा है कि इसका बहुत खर्चा है। यानी अगर हर एक पेंशनर को एडिशनल पेंशन दी जाए जब उनकी एज 65 पहुंचे, 70 पहुंचे या फिर 75 पहुंचे, तो दोस्तों 5%, 10%, 15% एडिशनल पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बताया कि हम इस मामले को देख रहे हैं, इस मामले में सोचा जा रहा है। और ये मामला कहां पर सोचा जा रहा है? ये सोचा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के बजट सेक्शन द्वारा। और दोस्तों, इन्होंने बताया कि इसमें बहुत खर्चा हो रहा है भारत सरकार का एडिशनल पेंशन देने में, इसलिए ये हो सकता है कि ये मामला थोड़ा और आगे चला जाए। अभी फिलहाल गवर्नमेंट की इस पे कोई तैयारी नहीं है, अभी ये मामला ठंडा है। अभी इस पे सोच विचारा जा रहा है कि एडिशनल पेंशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर एडिशनल पेंशन हर एक पेंशनर को मिलती है, अगर उनकी एज 65 पहुंचती है, 70 पहुंचती है, फिर 75 पहुंचती है, तो दोस्तों एडिशनल पेंशन देने में गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा खर्चा होगा, तो काफी भार आएगा सरकार के पैसे पर। तो यही गवर्नमेंट यहां पे बता रही है। यही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर जो बजट सेक्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का, वो यहां पे ये बता रहा है काफी खर्चा है इस पर एडिशनल पेंशन देने में। तो इसलिए जो ये प्रपोजल है अभी इस पे एग्रीड नहीं है गवर्नमेंट, अभी इस पे एग्रीड नहीं है गवर्नमेंट, अभी इसे लागू नहीं करेगी, ये इन्होंने बताया। ये अभी की लेटेस्ट पोजीशन है एडिशनल पेंशन पे। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई डिपार्टमेंट से इस पे जवाब मांगा गया है कि कितने आपके ऐसे पेंशनर है जिनको एडिशनल पेंशन दी जानी चाहिए, जिनकी एज 65, 70 या फिर 75 है। तो दोस्तों, यहाँ पे खर्चा होगा गवर्नमेंट का, यही इसने यहाँ पे बता रखा है कि काफी मोटा खर्चा आ रहा है, बजट पे काफी भार पड़ेगा एडिशनल पेंशन देने के लिए, इसलिए अभी गवर्नमेंट यहाँ पे एग्री नहीं है। तो दोस्तों, ये अभी की ताजा खबर है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक ये लेटर है एंट्री लेवल पे का, जो निकला था 31 मार्च 2021 को। और दोस्तों, ये निकाला था आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा, जिसमें लिखा है पे फिक्सेशन ऑफ जेसीओस वार्स इन कंपैरिजन विद डायरेक्ट रिक्रूटिंग। यानी दोस्तों, 1/1/2006 से जो डायरेक्ट रिक्रूटी भरते हुए, जैसे सिपाही में, नायक में, हवलदार में, तो दोस्तों उनकी तो यहाँ पे बेसिक फिक्स करी, सिपाही की 6460, नायक की 7510, हवलदार की 8560। यानी 1/1/2006 को वो इन रैंकों में शामिल थे, यानी ये डायरेक्ट पोस्ट के अगेंस्ट ये भर्ती हुए। लेकिन दोस्तों, जो इससे पहले के थे, यानी ये भर्ती हुए 2006 से पहले, और 1/1/2006 को या तो वो सिपाही थे, नायक थे या फिर हवलदार थे, और इनकी बेसिक इस बेसिक से कम में फिक्स करी गई थी। तो दोस्तों, उसको उनका एरियर मिलना था पीओआर से या फिर रिकॉर्ड ऑफिस से।
तो दोस्तों ऐसे कई केस है जिसमें सिपाही हो गए, नायक हो गए, हवलदार हो गए, जिनकी बेसिक होनी चाहिए थी 1-1-2006 से 6460, नायक की 7510, हवलदार की 8560। और दोस्तों जो टेबल है उसके आधार पे फिक्स कर दी 6250 सिपाही की, नायक की 6640, हवलदार की 6840। तो यानी कम में फिक्स कर दिया। तो इसी के डिफरेंस का ये एरियर मिलना था। तो दोस्तों डायरेक्टली आप ये लेटर ले सकते हैं और इसके बेस पर आप अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई कर सकते हैं एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए। दोस्तों इसमें टेबल भी बना रखी है जिसमें लिखा है सिपाही, नायक और हवलदार 1-1-2006 को डायरेक्ट जो रिक्रूटिव थे उनकी इतनी बेसिक थी अगर वो डायरेक्ट भर्ती किए, लेकिन जो उससे पहले इनरोल हुए, 2006 से पहले इनरोल हुए, ज्वाइन हुए और 1-1-2006 को वो इन पोस्ट पे थे, भले ही वो 2006 के बाद नायक से रिटायर हुए, सूबेदार से रिटायर हुए या फिर किसी और रैंक से रिटायर हुए, लेकिन 1-1-2006 को वो इन रैंकों में शामिल होने चाहिए। और इनकी जो बेसिक थी अगर उससे कम में फिक्स किया फिर इनको ये एरियर मिलेगा। तो इस लेटर के आधार पे आप अपना केस आगे बढ़ा सकते हैं और एरियर ले सकते हैं एंट्री लेवल पे का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा एसीपी की। जैसा आपको पता है 2006 से पहले जो आए हैं उनके लिए एसीपी लागू थी। जी हाँ दोस्तों, और दो इसमें एसीपी मिलती थी, एक तो मिलती थी नायक की और हवलदार की, मैंने आपको पहले भी बताया। तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंट के बेस पर, इस लेटर के आधार पे आप एसीपी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा एसीपी का। तो अगर आपको नहीं दी जा रही तो सीधा सा आप ये लेटर दे सकते हैं अपने रिकॉर्ड को एक एप्लीकेशन बनाकर, तो फिर आपको एसीपी का फायदा मिलेगा, नायक और हवलदार की पेंशन मिलेगी अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से ऊपर है या फिर 20 साल से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सिपाही है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से ऊपर है तो फिर नायक की पेंशन, अगर ऐसे कोई नायक है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ऊपर है या फिर सिपाही है जिसकी 20 साल से ऊपर है तो फिर उनको हवलदार की पेंशन। तो इस लेटर के बेस पर आप अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा सकते हैं और फिर आपको एरियर मिलेगा पूरा एक एसीपी देने का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर है और ये है सर्कुलर 191, यानी जो भी आपका कम्यूटेशन है वो ऑटोमेटिक रिस्टोर होगा। आपको कहीं कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही पीसीडीए को बताने की जरूरत है, ना ही स्पर्श को बताने की जरूरत है, ना ही सीपीपीसी बैंक को बताने की जरूरत है। जैसे आपकी 15 साल कंप्लीट हुए वैसे आपका कम्यूटेशन रिस्टोर हो जाएगा और आपको फुल पेंशन मिलने लगेगी। ऑटोमेटिक सारा काम आपका होगा, चाहे एडिशनल पेंशन देने का मामला हो या फिर आपका कम्यूटेशन रिस्टोर का मामला हो, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक, सीपीपीसी या फिर स्पर्श आपका ऑटोमेटिक कम्यूटेशन रिस्टोर नहीं करता तो फिर आप ये सर्कुलर दिखा सकते हैं। इस सर्कुलर के बेस पर आपका सब कुछ ऑटोमेटिक काम होगा, एडिशनल पेंशन भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगी और जो कम्यूटेशन है वो भी आपका ऑटोमेटिक रिस्टोर होगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर है और ये है सीजीडीए का, और ये लेटर है ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस टू एक्स सर्विसमैन पेंशनर, एक्स सर्विसमैन फैमिली पेंशनर हु आर ईसीएचएस मेंबर एंड रिसाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट नॉट कवर्ड बाय ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं, लेकिन वो ले तो रहे हैं लेकिन आसपास उनके कोई पॉलिक्लिनिक नहीं है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, मतलब कोई फैसिलिटी आसपास नहीं है मेडिकल की, इवन शॉप भी नहीं है केमिस्ट की या फिर पॉलीक्लिनिक अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन पे फिर आपको भारत सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा देगी। जी हाँ दोस्तों, फिर इस लेटर के बेस पर आप फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ले सकते हैं। जहां आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे ईसीएचएस की फैसिलिटी कुछ नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है आपके आसपास, तो फिर आप उसकी जगह फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सर्कुलर है दोस्तों, आप मेरे से ले सकते हैं। और इसी पर एक और लेटर था एमओडी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। और इसमें ऐसे कई पेंशनर हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ईसीएचएस की कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पे कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो ईसीएचएस का बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो दोस्तों फिर आप फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक आपको नोटरी साइन करानी पड़ेगी जिसमें यह लिखना होगा कि मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ पे मुझे ईसीएचएस की फैसिलिटी सही से नहीं मिल पा रही है, आसपास कोई भी पॉलीक्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मतलब दिक्कत बहुत आ रही है। तो इस बेस पर फिर आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ग्रांट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां दोस्तों मैं लाता रहता हूं आपके सामने, आपको समझाता रहता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यही वीडियो मैं एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।